अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा और आप देख रहे हैं ट्रेंड टीवी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे माशरे में ऑलमोस्ट हमें अपनी नौजवान नस्ल ही भीख मांगते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि ऐसे लोग भीख के मुस्तहिक नहीं होते, लेकिन फिर भी उन्होंने एज अ प्रोफेशन इस पेशे को ज्वाइन किया हुआ है और वो बिला झिझक और बगैर शर्म को महसूस किए भीख मांगते हैं और लोगों के सामने हाथ फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। और वो इसमें जरा भर भी शर्म या झिझक महसूस नहीं करते, बल्कि इसको अपना शोभा समझते हैं। तो आज की इस वीडियो में भी हम आपको एक ऐसे ही नौजवान की कहानी बताएंगे जिसका भीख मांगने का तजुर्बा उसकी जिंदगी ही बदल गया। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। शुक्रिया। वो एक अच्छा खासा तंदुरुस्त सा नौजवान था जो हाथ फैलाए मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने अपने लिए मोजे और बनियान खरीदनी थी। वो मेरे सामने आ गया। वो किसी तरह भी फकीर मलूम नहीं होता था। तुम्हें शर्म नहीं आती भीख मांगते हो? मैंने पूछा। बहुत आती है, इसलिए तो तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा हूँ। अपना चेहरा दूसरी तरफ किया हुआ है। अब लाओ 10 का नोट हाथ पर रख दो। अजीब ढीठ किस्म का आदमी था। मैंने कहा, तुमको कोई काम क्यों नहीं करते? देखे जनाब, ये वाहद और कॉमन मशवरा है जो हर आदमी दे देता है। काम क्यों नहीं करते? आप लोग ये समझते हैं कि हम लोग जो कुछ करते हैं वो काम नहीं। आप जरा ये काम तो करके दिखाएं। आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा, पता चल जाएगा कि मेहनत क्या होती है। आप जैसे लोग हमारे लिए तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन हमें परवाह नहीं। आवाज शासगां के ना कुंत रिज्क गदारा। मैंने चूक कर उसकी तरफ देखा। उसने फारसी का एक मिसरा बड़ा बरमहल पढ़ दिया था। भाई, तुम तो साहिब ज़ौक़ और पढ़े लिखे मालूम होते हो। मैंने कहा, आपने क्या हमें जहाल समझ रखा है? वो नाराज होने लगा। और हमारी बरादरी में एक से एक लोग शायर, अदीब और मुफक्कर हैं, इसके बावजूद भी भीख मांगते हो? हाँ, क्यों? भीख मांगना भी एक तरह की दानश्वरी है। इसने कहा, खैर ये वक्त ऐसी तफसीली बातों का नहीं, क्योंकि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। मुझे दूसरों को भी देखना है। आपको कुछ देना है तो दें, वरना मैं जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कीमती और अनोखा फकीर हाथ से चला जाए, इसलिए मैंने इसके हाथ पर 20 का नोट रख दिया और कहा, देखो भाई फकीर, कल फिर मिलना, तुमसे बहुत सी बातें करनी है। क्यों नहीं? वो मुस्कुरा दिया। लेकिन 10 बजे के बाद, 10 बजे मैं ऑफ करता हूँ। उसने कहा, फिर चाहे कोई 50,000 भी भीख में दे, मैं नहीं लेता। ये मेरा असूल है। ठीक है, 10 बजे मैं आ जाऊंगा, मैंने कहा। उसने बाकायदा मुझसे हाथ मिलाया था। अगरचे अजीब लग रहा था कि मैं एक सफेद पोश नजर आने वाला शख्स किसी भिखारी से बातें कर रहा हूँ, उससे हाथ मिला रहा हूँ, लेकिन मैं उस फकीर की वर्त से वाकिफ था। दूसरी रात 10 बजे मैं उसी जगह पहुँच गया जहाँ कल रात मेरी उससे मुलाकात हुई थी। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक खूबसूरत और स्मार्ट सी लड़की भी थी। ये मेरी दोस्त है, उसने बताया। सोनिया नाम है इसका। तुम्हारी दोस्त? मैं हैरत से दोहरा गया। क्यों, इसमें हैरत की क्या बात है? इसने कहा, क्या कोई बेकारी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं रख सकता? क्या इसको ये हक हासिल नहीं है? क्यों नहीं? मैंने अपनी गर्दन हिलाई। फिर इस लड़की से मुखातब हुआ। सोनिया, तुम क्या करती हो? मैं इंग्लिश में मास्टर कर रही हूँ, उसने बताया। ये मेरा आखिरी साल है। कमाल है, मैं हैरत से बेहोश हुआ जा रहा था। इंग्लिश में मास्टर करने वाली लड़की और एक बेकारी के साथ। तो क्या हुआ? वो बेपरवाही से बोली। हर एक की अपनी अपनी फील्ड होती है। विक्की की यही फील्ड है, तो इसमें क्या बुराई? कौन विक्की? मैंने हैरत से पूछा। कमाल है कि आपको इनका नाम नहीं मालूम, सोनिया ने कहा। इनका नाम विक्की है और ये खुद भी मास कम्युनिकेशन में मास्टर कर चुके हैं। मेरा ख्याल है कि मुझे भी होश हो जाना चाहिए। मेरा वाकई यही हाल हो रहा था। बेहोश ना हो। आप ये बताएं, आपको मुझसे क्या बातें करनी थी? विक्की ने पूछा। अब क्या बताऊं? मैंने एक गहरी सांस ली। मैंने ये सोचा था कि तुम्हारे हाल पर रहम खाकर तुम्हें कहीं कोई जॉब लगवा दूंगा, लेकिन आप तो खुद में अपने आप पर तरस खा रहा हूँ। जॉब कैसी है? सोनिया ने पूछा। अब रहने ही दो, ख्वाम मैं शर्मिंदा होता रहूंगा। मैंने कहा, बस 15,000 की जॉब, इसमें तुम्हारा क्या होगा? वाकई कुछ भी नहीं होगा, सोनिया ने कहा। 15,000 की तो ये मुझे शॉपिंग करवा देते हैं। चले कुछ देर बैठकर बातें करते हैं। विक्की ने उसकी तरफ देखा। 10 बज गए हैं, मैं ऑफ हो चुका हूँ। जाहिर है मैं आपके साथ इस हुलिये में तो होटल में नहीं जा सकता, इसलिए मेरा इंतजार करें। मैं ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में चेंज करके आता हूँ। फिर इसने सोनिया की तरफ देखा। और तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? तुम मेरे साथ चल रही हो या घर जाओगी? नहीं, मैं घर जा रही हूँ, सोनिया ने कहा। विक्की, मैं अभी आधे घंटे में आ जाऊंगा। मैं कुछ नहीं बोला। वैसे अब तुमसे क्या बात करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे साहब, कम से कम इस मुलाकात ही को सेलिब्रेट कर लें, उसने हंसते हुए कहा। आधे घंटे बाद फिर इसी मार्केट में था। चूंकि मेरा घर वहां से करीब था, इसलिए आने जाने में ज्यादा देर नहीं लगती थी। आधे घंटे के बाद एक खूबसूरत सा नौजवान बहुत ही मॉडर्न किस्म के लिबास में मलबूस मेरे पास आ खड़ा हो गया। हेलो, उसने मुझे मुखातब किया। पहचाना नहीं? मैं विक्की ही हूँ। ओह, तुम तो मुझे हैरान किए चले जा रहे हो। मैंने तहसीन अमेज निगाहों से उसकी तरफ देखा। चलिए अब कहीं चलते हैं
हैं उसने कहा, मुझे भी आपसे कुछ उनसीयत सी होने लगी है। मैं इसके साथ चल पड़ा। उसका रुख पार्किंग की तरफ था। उस तरफ कहाँ जा रहे हो? मैंने पूछा। रिक्शा तो सामने से मिलेगा, मेरी गाड़ी खड़ी है। उसने एक और शगुफा छोड़ दिया और जब मैंने इसकी गाड़ी को देखा तो मेरे भी होश उड़कर रह गए। वो नए मॉडल की टोयोटा करोला थी। तशरीफ रखें। उसने मेरे लिए अगला कार का दरवाजा खोल दिया। मैं इसके साथ बैठकर खुद को नर्वस महसूस कर रहा था। मैंने इस शख्स पर अपना एहसान जताने की कोशिश की थी, लेकिन ये तो खुद मुझ जैसों पर एहसान करने के काबिल था। किबला, आपने अपना नाम नहीं बताया, उसने रास्ते में पूछा। मेरा नाम अखलाक अहमद है, मैंने बताया। एक आम सा सहाफी हूँ, कलम की रोजी कमाता हूँ। खुदा ने माशरे में इज्जत दे रखी है, इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं। अरे साहब, इज्जत भी बहुत बड़ी बात है, उसने कहा। चले, हम शेरटिन पहुँच गए हैं। शेरटिन में अब शायद बेहोशी की हद से भी ज्यादा गुजर चुका था। हम शेरटिन में बैठेंगे। और क्या? वो बेपरवाही से बोला। मैं तो आमतौर पर शेरटिन ही में डिनर करता हूँ। अब तो मैंने उसके सामने बिल्कुल ही ढेर हो गया था। उस होटल के सारे वेटर बहुत अदब से सलाम कर रहे थे। उसका मतलब ये था कि इसका आना जाना लगा रहता है, जबकि मैं सिर्फ 1 या 2 बार ही आया हूँ, वो भी किसी और के साथ। उसने खाने का ऑर्डर करके मुझसे बातें शुरू की। उसने अपने बारे में बताया। जनाब, मैं एक अरसे तक धक्के खाता रहा हूँ, उसके बाद इस तरफ तवज्जो दी। अब ये एक लंबी कहानी है, मैं किस तरह बेकारी बना हूँ। मुख्तसर ये कि अब मेरे पास जो कुछ है वो आप देख ही रहे हैं। विक्की भाई, अब एक बात बताओ, क्या तुम्हें कभी शर्म नहीं महसूस हुई? मैंने पूछा। शुरू शुरू में शर्म आती थी, उसने बताया, लेकिन अब आदत हो गई है। और बात यह है कि असल चीज़ है पैसा। अगर वो किसी तरह आ रहा हो तो फिर कौन पूछता है कि कहाँ से और क्यों आ रहा है। तुम्हारे घर वालों को क्या नहीं पता इस बारे में? उनका क्या रवैया है? वो सब बहुत खुश हैं, उसने बताया, क्योंकि उनकी हर ख्वाहिश पूरी होती रहती है। और एक शानदार घर, कपड़े, बैंक बैलेंस, सवारी के लिए गाड़ी, और क्या चाहिए? शादी तो नहीं हुई होगी तुम्हारी? मेरी शादी इस लड़की से होने वाली है जिसको आप मेरे साथ देख चुके हैं, उसने बताया। और इसके घर वाले? मैंने पूछा। उस वक्त मुझे आपकी आवाज हलक में अटती हुई महसूस हुई। क्या उन्हें यह सब मालूम है? क्यों नहीं, और वो भी बहुत खुश हैं, उसे बताया। जनाब, उन्हें भी ऐसा दामाद कहाँ मिलेगा? अब इससे कुछ और पूछना ही फजूल था। वो हर लिहाज से एक मुतमीन और खुशबाश आदमी था। उसने अपने लिए जीने की जो राह पसंद की थी, वो राह उसको रास आ गई थी। जनाब, मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ, उसने कहा। क्यों ना आप भी मुझे ज्वाइन कर लें? क्या मतलब? मतलब ये कि आप भी शुरू हो जाएं, आपके सारे दिल दर्द दूर हो जाएंगे। नहीं, मैं ये नहीं कर सकूंगा, मैंने कहा। ये मेरे बस की बात नहीं है, आपकी मर्जी, वो बेपरवाही से बोला। वैसे जब भी आपको किसी किस्म की मदद की जरूरत हो तो बिला झिझक मेरे पास आ जाइएगा, मैं आपको इसी मार्केट में मिलूंगा। शेरटन से वापसी के बाद उसने मुझे मेरे प्लेटफार्म पर छोड़ दिया। मेरे फ्लैट की बिल्डिंग उसके सामने थी और उसने मुझे वहां उतार दिया। उस वक्त भी वो बाज नहीं आया और उसने चलते चलते भी मुझे अपने साथ काम की ऑफर कर दी। मैं रात भर इसके बारे में सोचता रहा। क्या होता जा रहा था हमारे माशरे को? हम किस तरह जा रहे थे? अगर ऐसे पढ़े लिखे नौजवानों ने भीख मांगना शुरू कर दिया था तो फिर इस माशरे का तो खुदा ही हाफिज है। इसके बाद भी मुझे मार्केट में दिखाई देता रहा। मुझे वो पहचान कर मेरे पास आता और सलाम करके अपने धंधे पर चला जाता। उसने कभी मुझसे भीख नहीं मांगी, बल्कि मेरे पास आकर उसके होंठों पर एक शर्मिंदगी सी मुस्कुराहट होती हुई करती थी। मैंने कई बार सोचा भी कि उसे फिर कोई नसीहत करूं, लेकिन मेरे ख्याल में ये इसके लिए फजूल था। वो एक ठाठ की जिंदगी गुजार रहा था जो मैं अब खुद अपनी आंखों से देख चुका था। तो वो मेरी बात क्यों मानता? फिर ये हुआ कि वो कई दिनों तक दिखाई नहीं दिया, बल्कि बहुत दिनों तक दिखाई नहीं दिया। मेरा ख्याल था कि कहीं दूर चला गया होगा या उसके साथ कुछ और हुआ होगा। उसका जवाब कुछ दिनों के बाद मिल ही गया। मैं ये बता चुका हूँ कि उसने एक बार अपनी गाड़ी में मेरे फ्लैट के सामने ड्रॉप किया था, इसलिए वो मेरा पूछता हुआ मेरे फ्लैट तक आ गया। उस वक्त वो बेकारी नहीं, एक माकूल नौजवान था। मैं उसे देखकर हैरान रह गया था। अरे विक्की, तुम कैसे? मैं आपको एक खबर सुनाने आया हूँ, उसने कहा। मैंने भीख मांगना छोड़ दी। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप क्या कर रहे हो? मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई है, इसलिए मैंने कहा आपको बता दूं कि मैंने मास कम्युनिकेशन में मास्टर किया था। बस इसी मुनासबत से जब एक जॉब मिली तो मैंने सोचा इसको ज्वाइन कर लूं। और मैं जाहिर है कि इतने पैसे नहीं कमा रहा जो मुझे भीख से मिला करते थे, लेकिन इतना जरूर है कि एक अच्छी खासी इज्जत है मेरी। चलो मुबारक हो, मैंने खुशी दी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या हाल है? मैंने पूछा। अगले महीने मेरी इससे शादी होने वाली है, उसने बताया। ये तो और भी खुशी की बात है, मेरे लिए दुआएं करते रहिएगा, उसने कहा, क्योंकि मेरी मंजिल सिर्फ यही नहीं है। मैं तजर्बे करते रहने का कायल हूँ और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, और आगे और आगे। और अभी तो मैंने तरक्की की तरफ अपना सफर शुरू किया है। चलो खुदा तुम्हें कामयाब करे और तुम्हारे इरादों में तुम्हें कामयाब करे। इसके बाद वो फिर गायब हो गया। एक तवील अरसे के लिए उसके बारे में पता ही नहीं चला वो कहाँ है और कहाँ तक तरक्की कर चुका है। इस दौरान मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। मैं वैसे तो अपनी सहाफ़ी जिंदगी में बहुत मोहतात रहने वाला शख्स हूँ, लेकिन कभी कभी कोई नाइंसाफ़ी बर्दाश्त ही नहीं होती।
ऐसी एक नाइंसाफी पर मैंने कुछ ऐसा कलम लिख दिया था कि जिसकी वजह से बहुत दिनों तक ज़ेरे अताब रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मामला ठंडा बढ़ता गया। इस ज़माने में मुल्की सियासत में बहुत तब्दीलियाँ थीं। सियासी हंगामे, लिसानी नसादात और ना जाने क्या क्या, इन्हीं चक्रों में मेरी जॉब भी चली गई। मैं बेरोजगार हो गया। इन्हीं दिनों हुकूमत के शोबा इत्तलात में एक जगह खाली हुई। उनकी डिमांड ऐसी थी जिनमें मैं पूरा उतरा, यानी मेरी तलीम और मेरा तजुर्बा दोनों पोस्ट के लिए बिल्कुल मुनासिब थे। लेकिन कोशिश और ख्वाहिश के बावजूद मुझे जॉब नहीं मिल सकी। न जाने वो कौन होते होंगे जिनको फौरी जॉब मिल जाती है। एक दिन मार्केट में मुझे वही लड़की दिखाई दे गई, वही विक्की की गर्लफ्रेंड। वो अकेली ही थी और शायद शॉपिंग के लिए आई थी। मुझे इसका नाम तक याद था, सोनिया। मैं सोनिया से विक्की के बारे में मालूम करना चाहता था, इसलिए उसके सामने जा खड़ा हो गया। सोनिया, मैंने उसे मुखातब किया, क्या तुमने मुझे पहचाना? नहीं तो। उसने इनकार कर दिया और गर्दन हिला दी। सॉरी, मैं नहीं पहचान सकी। फिर जब मैंने याद दिलाया कि मैं कौन हूँ और किस तरह उससे मेरी मुलाकात हुई थी, तो उसने पहचान लिया। हाँ हाँ, कुछ कुछ तो याद आ रहा है। मैं विक्की के बारे में मालूम करना चाहता हूँ, वो खैरियत से तो है ना? क्या उसके बाद भी उससे मुलाकात रही थी? उसने पूछा। हाँ, वो 2-3 बार एक मेरे फ्लैट में आया है। इसने बताया था कि उसने एक अच्छी जॉब कर ली है और वो तुमसे शादी करने वाला है, लेकिन उसने मुझसे शादी नहीं की। सोनिया तलख होकर बोली। आप इसी से अंदाजा लगा लेंगे कि मैंने उसका बेकारी होना तक कबूल कर लिया, वरना ऐसी कौन सी लड़की है जो इस किस्म की जिल्लत बर्दाश्त करती है। इसके बावजूद वो मुझसे बेवफाई कर गया क्योंकि वो तरक्की करता जा रहा है और अब इसकी निगाहें कहीं और हैं। इसका टारगेट बहुत आगे जाना है और मैंने इसके खाने में फिट नहीं हो सकती, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। कमाल है, अब ऐसी भी क्या तरक्की, वो कौन सा गवर्नर जनरल बन गया है। ये आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि वो क्या बन गया है, सोनिया ने कहा। और मुझे इजाजत दें, खुदा हाफिज। सोनिया मुझे ज़हनी खलफशार में मुब्तला कर गई थी। विक्की आखिर क्या हो गया था? उसने सोनिया जैसी लड़की को अपनी जिंदगी से ही निकाल बाहर किया। काश मुझे मालूम होता कि वो किस महकमे में है, तो मैं वहाँ जाकर उसे मिलने की कोशिश करता। मुझे तो उसका असल नाम भी नहीं मालूम था। उसका नाम विक्की तो नहीं होगा, कुछ और ही होगा। इसके बाद मुझे भी एक अखबार में मुलाजमत मिल गई। ये मुलाजमत मेरे साबका तजर्बे की बुनियाद पर मिली थी, लेकिन इस बार नौयत मुख्तलिफ भी थी। मैं पहले डिस्क पर था, अब मुझे फील्ड रिपोर्टिंग करनी थी। इस दौरान मुल्क के कई सूबे शदीद सैलाब की लपेट में आ गए और मुझसे कहा गया कि मैं सैलाब की रिपोर्टिंग करूं। मैं एक छोटी सी टीम लेकर सैलाबज़दा इलाकों की तरफ रवाना हो गया। खुदा की पनाह, क्या तबाही थी। हर तरफ पानी ही पानी और इस पानी में बहते हुए कच्चे मकानात, मुर्दा मवेशी। सैलाब ज़दगान के लिए कई कैंप लगा दिए गए थे। हमने उन कैंपों का भी दौरा किया। बहुत ही बुरी हालत थी, परेशान हाल लोग, रोते और बुलबुलाते हुए मर्द और औरतें। लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि 2-4 कैंप्स ऐसे थे जिनमें पनाह लेने के लिए मुनासिब खुराक फराहम की जा रही थी। हम सब इन कैंपों में साफ सुथरे खानों का म्यार देखकर बहुत खुश हुए। पता चला कि ये कैंप किसी वकास खान की तरफ से लगाए गए हैं और खुद वकास खान भी अमदादी कामों में जायजा लेने के लिए आए हुए हैं। अब हमारे लिए ये जरूरी हो गया था कि हम उन साहब का इंटरव्यू लेते जो इतना नेक काम कर रहे हैं। वकास खान ने कुछ फासले पर अपना एक तंबू लगा रखा था जिसके इर्द गिर्द कई गाड़ियां खड़ी थी। हमारी टीम उस बंदे के पास पहुंच गई और वकास खान को देखकर मेरे होश ही उड़ गए। ये वही विक्की था और वो मुझे देखकर फौरन ही कुर्सी से खड़ा हो गया। अरे आप यहाँ? मैं यहाँ अपने अखबार की तरफ से कवरेज के लिए आया था, मैंने बताया। फिर किसी वकास खान के बारे में सुना और वो बहुत ही दरियादिल किस्म का इंसान है, तो इसका इंटरव्यू लेने आ गया। अब पता चला कि वो तुम हो। अरे साहब, क्या दरियादिली, इसने कहा। ये सारे पैसे तो मैंने बड़े बड़े सेठों की जेबों से निकलवाए हैं। कमाल है, वरना ये लोग तो मदद कहाँ करते हैं। हाँ, आमतौर पर तो नहीं करते, लेकिन मुझे मांगने का तजुर्बा तो है ना। वो एक आंख दबाकर बोला। आप खुद इस फील्ड में मेरी कामयाबी देख चुके हैं, तो वही तजुर्बा यहाँ भी काम आ रहा है। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ा और वो वाकई एक कमाल आदमी था। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के बारे में आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।